तो भाई जैसे पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 19 की शुरुआत करी थी और मैंने उसमें बताया था कि आर्टिकल 19 का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर क्या है, ठीक है। फिर उसमें जैसे मैंने बताया, फिर बाद में एक्सटेंडेड स्कोप के बारे में बताया था, और फिर सब्जेक्ट मैटर वर्सेस इफेक्ट टेस्ट बताया उसमें, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा कि 19(1)(a) के अंदर कौन से अब तक मतलब कौन से इम्प्लॉयड राइट्स जुडिशरी ने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ एक देखे थे उसमें, तो ये सारा। उसके बाद फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये बता था। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखी भी थी। और कुछ एक केस स्टडी भी देखी उसमें, जैसे कि सेक्शन 295 के बारे में देखा, 124 के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आएगी तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, एक्सटेंडेड वाले समझाने में और सब्जेक्ट मैटर में और ये चीज़ में। और बाकी मैंने कई बार बता भी रखा भाई, आर्टिकल 14 की वीडियो दोबारा देख लेना जिसको समझ में नहीं आया रीजनेबल वाला, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ आगे बार बार होगा, हर बार ही होगा। इसलिए ये समझ में आया ना तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। सो आगे हम डिस्कस करेंगे अब। और एक चीज़ और जो मैंने बताया ना एक बार, जो भी कुछ भी बताया एक बार, बेयर एक्ट में एक बार बस उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है ना, उसको बस एक बार पढ़ लेना भाई, हाँ क्या कुछ दे रखा है। आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उसमें, भाई ये चीज़ दे रखी है, तो आपको और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो बेयर एक्ट एक बार देख लेना भाई, उसकी लैंग्वेज की जो दे रखी है ना उसमें एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ज़रूरी है ये चीज़। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे आज आर्टिकल 19(1)(b). इसमें क्या कहता है, दिस इज द अबाउट फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगेन दिस इज, तो ये क्या, अगेन दिस इज जीनस, ठीक है। तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की होगी। तो उसमें बता रखा है कि असेंबली में इसका मतलब है राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। आर्म्स का मतलब हथियार के बिना, और पीसेबली मतलब ये पीसफुल नहीं है, पीसेबली मतलब जहाँ पे पीसफुल मतलब दो वर्ड है, जैसे एक तो हो गया पीसफुल, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, ठीक है। पीसेबली मतलब जहाँ पे टेंडेंसी होती है पीस होने की, दिस इज द पीसेबली। और उसके बाद अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही सेम रिपीट होंगी जो मैंने आर्टिकल उसमें बताया था ना, 19(1)(a) में बताया था कि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन का भी आता है, ठीक है। तो प्रोसेशन है इसमें, जैसे तो प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो कवर्स अंडर असेंबली, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो आप रैलीज निकालते हो, मीटिंग्स होगी, ठीक है, रैलीज होगी, मीटिंग्स होगी, और उसके बाद प्रोसेशंस होगी, तो ये सारी क्या, ये भी सारी चीज़ क्या, दिस आल्सो कम्स अंडर द असेंबली। तो इसके ज़्यादातर जो प्रिंसिपल है ना इसके, वो 19(1)(a) के साथ क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं हमारे 19(1)(b) के, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें जो 19 सब क्लोज 3 है ना, 3 है, इसमें क्या दे रखी है, इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में मैंने पहले बता रखा है। इसमें कौन कौन सी है, इसमें एक तो है पब्लिक ऑर्डर की, वन इज पब्लिक ऑर्डर, अनदर इज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये दो है बस, इसका पता है, इन दोनों का पता आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे, तो ये राइट टू असेंबली में मतलब आपने पता चल गया कि भाई राइट टू असेंबल का मतलब इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी आ गया, रिलीज भी आ गई, ठीक है, और प्रोसेशंस भी आ गया, मीटिंग्स आ गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें कवर हो जाती हैं। और अगेन आप इसको, ये सारे क्या आ गए, मतलब आपके पास ये सारे राइट है। अगर राइट है तो ये क्या है, दीज आर आल्सो रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट करो, रैली करो, प्रोसेशन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रैली में, प्रोसेशन में अगर ये चांस लगा कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता, तो उसको हम रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द क्राइटेरिया ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। जो कि इसमें दिया हुआ, किसमें दे रखा है, ये 19(2) में भी दे रखा है और 19(3) दोनों में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी दे रखा है।
तो पब्लिक ऑर्डर के बेस पे आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी रैली को, इसको डेमोन्स्ट्रेशन को, मीटिंग्स को, लेकिन अगेन दिस शुड बी रीजनेबल। ये बहुत बहुत ध्यान रखनी है ना, ठीक है, कभी तुम इसको बोलो इसको बोलते ही काम खराब हो जाएगा, रीजनेबल होनी चाहिए। सपोज करो मीटिंग चल रही है और वहाँ पे आपको पता है कि भैया मीटिंग बाद में डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उन पर गोलियां चला दो, ठीक है, समझ गया। तो ये गोलियां चलाना, दिस इज द शेयर वायलेशन ऑफ गोलियां, ये नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो रीजनेबल क्राइटेरिया है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस शुड बी प्रोपोर्शनल, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस शुड बी रीजनेबल। अगर ये है तब तो सही है, अगर रीजनेबल डिस्टर्ब हो गया तो ये पब्लिक ऑर्डर नहीं है। दिस वुड बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स, तो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर प्रिंसिपल वही है, अगर आपको इसके पहले वाली वीडियो समझ में आएगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल देते हैं इसमें, जैसे कि सपोज करो सेक्शन सीआरपीसी का 144 है ना, शायद ये है सीआरपीसी का, उसके अंदर आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर दी गई है, जो जो मान के चलो कोई मीटिंग है, रिलीज है, ठीक है, या प्रोसेशन है, उसको आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। या असेंबली है लोगों की, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप, मतलब 5-7 लोगों की असेंबली है, उससे ज़्यादा लोगों, उसको रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो बिकॉज ऑफ सेक्शन 144, एंड दिस इज आल्सो वैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, एक रीजनेबल क्राइटेरिया। तो सेक्शन 144 किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, 19(1)(b को, ठीक है। तो ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, दैट्स व्हाई दिस इज वैलिड, ओके। तो उसके बाद सिंपल सा है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, असेंबली में बहुत ही आसान है, असेंबल हो सकते हो। ज़्यादातर प्रिंसिपल इसके उसी के साथ मिलते हैं जो बने हैं ना, वो समझ में आएगा, तो ये तो ईजी सा है। तो उसके बाद एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, जैसे कि जो है ना ये राइट है, जैसे ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है, तो इसके अंदर जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोसेशन, मीटिंग्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसका पार्ट है, मतलब 19(1)(b का पार्ट है ये सारी चीज़ें। अगर ये इसका पार्ट है तभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगे ना, अगर ये इसका पार्ट नहीं है तब तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सरकार चाहे ना तो इस चीज़ को, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती किसी भी केस में, तब तो फिर राइट होने का कोई फायदा नहीं होगा ना, तब तो राइट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो पूरी तरीके से खत्म नहीं करती, लेकिन हाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कुछ एक केसेस में, कुछ एक सर्कमस्टांसिस के अंदर, ठीक है, कुछ एक सिचुएशन के अंदर, एंड दैट सर्कमस्टांसिस सिचुएशन शुड आल्सो पास द क्राइटेरिया ऑफ रीजनेबलनेस, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये अगेन अगेन बार बार मैं इस चीज को रिमाइंड कराऊंगा, रीजनेबलनेस एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने भैया, बहुत जरूरी है ये चीज। ये समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे फिर बाद में समझ ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे लीगल, ये कैसे कर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है ना, अगर ये समझ में आएगा तो आपके दूर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा फिर बाद में। तो नेक्स्ट जो इसमें आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 19 सब क्लोज 1C, ठीक है। इसमें कौन सा आता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और एक बार रुको 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 1 मिनट, इसे देखने से पहले जो ये था ना सैम्पल वाला, तो इसमें 19(1)(b था, इसमें क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो ये चीज़ें और देख लेते हैं एक बार। इसमें जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे आप मीटिंग कर सकते हो, रैलीज हो गई, ठीक है, और कन्वेंशन होगी किसी टाइप की, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक प्लेसेस लाइक मैदान, कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ अलाउड नहीं है, अब असेंबल का मतलब इकट्ठा होना ना, असेंबली एक बंदे की तो बोलेंगे नहीं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो असेंबल में अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्राइवेट घर में घुस जाओ, भाई हाँ हमको राइट है, नहीं ये आपको बिल्कुल राइट नहीं है, कहीं किसी के घर में घुस जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइवेट हाउस के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है कि आप असेंबल हो गए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर बिल्डिंग्स में, ठीक है। पहले तो सरकारी जमीन है, सरकारी ऑफिस है, हम कहीं भी असेंबल हो तो ऐसा कोई नहीं कर सकते। जैसे रेलवे रेलवे के ऑफिस है, प्रॉपर्टी है, या फिर म्यूनसिपल कम्युनिटीज के ऑफिस है, वहाँ पे नहीं हो सकते। सर है तो वो भी सरकारी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके कमरे में घुस के ऑफिसों में जाके रैली करने लगे ना, ना, दिस इज नॉट यूर राइट, ठीक है। हाँ, उनके लिए प्लेसेस बने हुए हैं, जैसे कि मैदान हो गए, ठीक है, चौपाल्स है, पब्लिक और दूसरे कोई ग्राउंड्स होते हैं जैसे रिलीज के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो सब चीज़ें ठीक है, वो अलाउड है। लेकिन ये सब चीज़ें ना प्राइवेट, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इस तरह की चीज़ें ये बिल्कुल भी यहाँ पे असेंबल नहीं हो सकते। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया, तो इस चीज़ को तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किससे, 1903 से। लेकिन इस चीज़ को 1903 से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, नो, क्योंकि ये तो राइट ही नहीं है, इट्स नॉट ए राइट अंडर आर्टिकल 19। तो इस चीज़ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, दिस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अंडर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाइक 14, जैसे आर्टिकल 14 है, उसके थ्रू आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर ये 1903 से बच गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बच जाएगा, उसके दूसरे प्रोविजन है, उससे भी इसको पास करना ही होगा, अदरवाइज इट वुड बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है, अगला फंडामेंटल राइट है, वो है हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो दिस इज आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या एसोसिएशन होती है भैया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके अपने कॉमन पर्पज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होंगे, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे या फिर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसका पूरा क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो जैसे कंपनीज होगी, किसी भी टाइप की कंपनी, ये सभी क्या चीज़ है, ये सारी एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होगी, ठीक है, आप ट्रस्ट देखते हो, जितने ये एनजीओ देखते हो, सारी सबकी सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या, दिस ऑल आर एसोसिएशन। जैसे आप स्टूडेंट की यूनियन देखते हो, ये सारी क्या एसोसिएशन होगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी भी एसोसिएशन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जैसे आईएएस है हमारे, ठीक है, आईपीएस है, सॉरी आईआरएस है, इन सभी की क्या एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन। तो ये सब क्या है, मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट के, कॉमन बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे होकर अपने जो ऑब्जेक्टिव है या पर्पज है उनको क्या करते हैं, फुलफिल करने के लिए इस टाइप की एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सभी के पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। लेकिन अब इसमें कुछ देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या चीजें अलाउड है आपको। तो सपोज करो, अब एसोसिएशन के बारे में कैसे बनती है, हाउ डज इट फॉर्म, इसका लीगल बेसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भैया मैंने आर्टिकल 14 में समझाई हुई है, एक बार इसको जरूर देख ले, ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 3 टायर होते हैं, एक यहाँ पे बैठते हैं एसोसिएशन के, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे होता है उसका जो एग्जीक्यूटिव विंग हो गई, यहाँ पे हो गए तीसरे थर्ड लेवल पे वर्कर्स, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है ना, यही होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फाउंडर्स। ये जो बंदे हैं ना, यही बनाते हैं एसोसिएशन को, यही बनाते हैं, दीज आर ऑल आर फाउंडर्स, ठीक है। ये फाउंडर्स फिर बाद में मिलके क्या करेंगे, किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे पीपल्स को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे टॉप पोजीशन सीईओ की होगी, या ये इसकी टॉप पोजीशन कौन सी है, चेयरपर्सन, ठीक है, या प्रेसिडेंट बोल दो उसको, या फिर उसको डायरेक्टर, ठीक है। तो इसके हेड को ये बोलते हैं, इनका फंक्शन कैसे कैसे काम करते हैं, मैंने इसको आर्टिकल 14 में दोबारा बताया हो, तो एक बार उसको जाके देख लेना, ठीक है। अदरवाइज उसके बिना आर्टिकल 19 में दिक्कत आएगी समझने में।
तो आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ठीक है, इन सभी का क्या हो, एक टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये कुछ एक बंदे सारे के सारे मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी एसोसिएशन को चलाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है ना, कोई भी एसोसिएशन में उसका रजिस्ट्रेशन इसी मस्ट है। अगर आप बिजनेस प्रॉफिट के लिए कोई कंपनी बना रहे हो उसके लिए कंपनीज एक्ट दे दिया, ठीक है। एनजीओ चला रहे हो उसके लिए आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट करवाना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रस्ट बनानी है तो उसके लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट दे रखा है, ठीक है। तो लाइक दैट, और इन सभी के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस होता है हर एक स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे होती है। उसके बाद रिकॉग्निशन अलग चीज़ है। रिकॉग्निशन का मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, उसके बाद किस टाइप का फंक्शन करोगे, उसी टाइप के फंक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई एक गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। जो अब जैसे कि अपने बैंक खोलना, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन तो हो गया उसका बैंक के लिए। अब उसकी रिकॉग्निशन बैंक की लेने के लिए आपको क्या है, आरबीआई के पास लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आरबीआई ऐसे तो लाइसेंस देगी नहीं भैया, उसके लिए आपको टेक्निकल क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बैलेंस होना चाहिए शेयर होल्डर के, ये सभी रिक्वायरमेंट जो कौन पूरी करेगा, ये कंपनी, ठीक है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है तब उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई, इसलिए कहा जाता है कि जो रिकॉग्निशन है ना, रिकॉग्निशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट रजिस्ट्रेशन इज। रजिस्ट्रेशन तो है आपका फंडामेंटल राइट, बट रिकॉग्निशन फंडामेंटल राइट नहीं है। बिकॉज रिकॉग्निशन के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। सो दैट्स वाई रिकॉग्निशन इज वॉलंटरी। कराओ तो कराओ, ठीक है, नहीं नहीं कराओ तो मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि अगर नहीं कराया तो आप उसको नहीं चला सकते। विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट रन ए कंपनी, ठीक है, वो बैंकिंग कंपनी लाइक दैट, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी बनानी उसके लिए भी आपको कंपनीज एक्ट में, उसके बाद IRD है, इसे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन तो यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ 19(1)(c), दिस नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल। रिकॉग्निशन कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। कल को तो ये बोल दे भाई बैंक वाले कि हमारे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास इतनी कैपिटल है, हमको तो फिर भी रिकॉग्निशन दो आरबीआई से, तो आरबीआई ऐसे थोड़ी देगा रिकॉग्निशन, ठीक है। बैंक वाले बोल दें दिस इज योर फंडामेंटल राइट बट दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अगर ये फंडामेंटल राइट हो गया तब तो उनको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगी। तो ऐसे नहीं मिलती रिकॉग्निशन, यू हैव टू डू समथिंग। तो मैंने बताया, तो एसोसिएशन के अंदर क्या चीजें आती है, रजिस्ट्रेशन यस बट नॉट रिकॉग्निशन। तो मैंने रिकॉग्निशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया क्या होता है, एक बारी 14 को देख लेना उस वीडियो को, उसमें और भी डिटेल में बता रखा मैंने। और इसमें दूसरी चीज है राइट नॉट टू, को इससे पहले एक चीज बतानी है इसमें है। जैसे अब सपोज करो ये मेंबर थे आपके एसोसिएशन के, ठीक है। अब कल को गवर्नमेंट कोई कानून पास कर देती है, प्रोविजन ले आती है जिसके अंदर इन मेंबर्स के अंदर आपकी अल्ट्रेशन कर दी, या तो अल्ट्रेशन का मतलब उसके अंदर कोई चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, तो किसी मेंबर को हटा रहे हैं, किसी नए मेंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं सरकार। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती भैया, क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज राइट टू एसोसिएशन इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो टू बी ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन, टू बी ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट। एसोसिएशन का पार्ट होना भी क्या है, दिस इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो इनकी मर्जी के बगैर आप किसी ना तो मेंबर को हटा सकते हो, ना ही किसी नए मेंबर को इनवाइट कर सकते हो, यू हैव टू टेक देयर परमिशन, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड राइट टू रिमेन with the association is also fundamental right. Right to remain in the association with the same members, same member के साथ रहना भी आपका क्या फंडामेंटल राइट है। You cannot change the composition of your organization or your association, ठीक है। You have to take care of this thing.
उसके बाद मैंने बताया जैसे रिकॉग्निशन नहीं है भैया, रिकॉग्निशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसे ही इसी के अंदर मैंने बताया कि यस, एसोसिएशन का पार्ट रहना या फिर उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करना, दिस इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट। तो अगली जो चीज़ है इसमें, वो और बता देता हूँ आपको। इसके अंदर 19 दिस इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये कौन कौन सी है? दिस इज पब्लिक ऑर्डर प्लस, और कौन सी है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक और है इसमें, दिस इज मोरालिटी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम राइट टू एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब एसोसिएशन बनाने का मतलब, ठीक है आपके पास राइट है एसोसिएशन का, लेकिन अगर आपने एसोसिएशन बना दी, हम तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे भाई, हम तो टेरर मचाएंगे, या फिर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे जिसमें स्मगलिंग करते हैं, स्मगलिंग ऑफ इलीगल गुड्स। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स की ट्रैफिकिंग करेंगे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे। ठीक है, या फिर काउंटरफेट प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहे हैं तुम लोग। ठीक है, इस टाइप की एसोसिएशन है। या फिर एसोसिएशन टू टोपल और अंडरमाइन गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। तो इस टाइप की जो एसोसिएशन है ना, ये क्या करती है भैया? ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर टेररिज्म फैला रही है तो क्या करेगी? पब्लिक ऑर्डर को ऑफकोर्स डिस्टर्ब करेगी। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकती है सरकार? बैन कर सकते हैं। अब सोच के देखो ना, बैन करना किसी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ये रीजनेबल है? ऑफकोर्स इट इज रीजनेबल। बैन कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ज़्यादा फाइन भी लगा देती है क्योंकि ये रीजनेबल है, और साथ में रिस्ट्रिक्शन भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसकी? पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर के अंदर आप सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड होगी, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, काउंटरफेट से रिलेटेड होगी, तो इस टाइप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जैसे कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, इस टाइप की है कई एसोसिएशन। तो ये इस टाइप के सिनिस्टर काम में लगी हुई है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप अंडर द क्राइटेरिया ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्शन ले सकते हो, या उसको बैन करो। ठीक है, या फिर उस तो वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे कि वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, ये क्या है? रीजनेबल। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि एक कानून है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर यही दिया गया है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी, वो सारी क्या बैन की गई है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी? इश्यू नोटिस जारी करेगी, और ये जो नोटिस है वो किस चीज का होगा? बैन करने के लिए। दिस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसको? बैन करने की, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इसमें चक्कर क्या है? इसमें चक्कर है, इसमें एक ट्रिब्यूनल भी होगी। ट्रिब्यूनल होगी जिसका जो, इसमें क्या होंगे? हाई कोर्ट के जजेस होंगे। आफ्टर कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल, तभी ऑर्डर इफेक्टिव होगा। ये समझ गए? मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी, सपोज करो, XYZ ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, तो ये बैन जो है इफेक्टिव कब होगा? जब ये ट्रिब्यूनल क्या कर दे? कंफर्म कर दे। ओनली एंड ओनली देन इट विल बी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये है यूपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सो दैट्स व्हाई जो एसोसिएशन है ना, दिस इज नॉट आल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, लीगल ट्रेड से, ठीक है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स से, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस सभी को आप बिल्कुल बैन कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये क्या है, साथ में तो पब्लिक ऑर्डर के बेस पे प्लस रीजनेबल क्राइटेरिया के बेस पे ये चीज़ें वैलिड की जा सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत हो या समझ में ना आए, तो सिंपल है ना, राइट टू एसोसिएशन। उसके बाद इसमें जैसे नेक्स्ट जो चीज़ है, राइट नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी राइट है। ठीक है, ये भी राइट है, मतलब एसोसिएशन बनाना भी राइट है, और नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन, अब इसका क्या मतलब है? एक बार रुको जरा, वेट ए मिनट।
तो राइट नॉट टू फॉर्म इन एसोसिएशन क्या मतलब इसका? अब ये तो पता चल गया कि हाँ एसोसिएशन बना तुम्हारा राइट, फंडामेंटल राइट है, बट राइट नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कैसे भाई? सपोज करो गवर्नमेंट बोल देगी ये ऑर्गेनाइजेशन है एंड एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट हैव अ मेंबरशिप। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसकी मेंबरशिप लेनी बहुत ही जरूरी है। कोई एसोसिएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी एग्जांपल है, जैसे टीचर्स की एसोसिएशन बना दी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बोल दिया भाई टीचर्स है ना जितने, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वेलफेयर की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, इसके सभी पार्ट होने चाहिए। तो अब सोच के देखो, अगर सारे टीचर, किसी को पसंद है किसी को ना पसंद है, कोई जरूरी थोड़ी है सभी को इसका पार्ट होना, लेकिन उन्होंने कंपलसरी कर दी, दिस इज मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी बिकॉज ऑफ राइट नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन अगेन एक चीज और देखो इसमें, अब राइट नॉट टू फॉर्म इन टू नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन, लेकिन ये भी तो फंडामेंटल राइट है ना। अगर फंडामेंटल राइट तो इसका मतलब ये भी रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मतलब कि आपको धक्के से भी, यस यू कैन फोर्सफुली बी मेड ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें धक्का हो रहा था, लेकिन हाँ किया जा सकता है बेस्ड ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि बोल दे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको सभी को इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, हाँ भैया सही बात है, उनकी डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, उनका सिक्योरिटी वाला मैटर, तो ये पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, तो उस केस में कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये टीचर्स वाला, इसका कोई जस्टिफिकेशन है नहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर, तो इसको नहीं कर सकते आप, लेकिन इस केस में कर सकते हैं, दिस इज परफेक्टली वैलिड। तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो डिपेंड करता है यार हर बार उसी चीज पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, तो ये था हमारा 19(1) सी 19(1)(4). ठीक है, तो ये चीज तो ध्यान में रखनी है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सभी, एवरी सिटीजन हैव दिस राइट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी ये मत सोचना कि वो नहीं बना सकते एसोसिएशन, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, तो भैया वो एसोसिएशन बनाएंगे तो पब्लिक ऑर्डर का इश्यू आ सकता है ना उनको, उनके साथ, तो उनकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर उनके एसोसिएशन को सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन यही केस जो दूसरे ऑफिसर्स है, मान ले जो इस पब्लिक ऑर्डर वाले से रिलेटेड नहीं है, या फिर ऐसे सपोज करो कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर, ठीक है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उनके साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उनका पब्लिक ऑर्डर से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो रह सकते हैं उस एसोसिएशन में। ठीक है, तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो सिंपल सा था ये। जो नेक्स्ट जो चीज है वो देखेंगे हम इसमें, अगली जो है, एक बार वो समझ आ गया ना आपको 19(1)(a), तो उसके बाद ये तो सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, ये है, ये कौन सा आ गया? 19(1)(d), ये आ गया 19(1)(e). ठीक है, और इन दोनों की 19(5) में क्या दे रखी है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो मूवमेंट और रेसिडेंस ये साथ में क्यों लिखा है मैंने? साथ में यूँ लिखा क्योंकि इसमें बहुत सारी मोस्टली दीज आर सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग्स कैसे भैया? अब सपोज करो अगर आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या मूवमेंट वॉयलेट हो रहा है, तो एट द सेम टाइम दिस फंडामेंटल राइट ऑफ रेसिडेंस आर आल्सो अफेक्टिंग। ठीक है, मतलब किसी ने आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो साथ में क्या कर रहा है वो? साथ में
रेसिडेंट्स को भी तो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है ना, तो ये दोनों एक साथ इम्पैक्ट होते हैं, दैट्स वाई। इसलिए ज़्यादातर प्रिंसिपल, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक साथ रिलेट होती है इसमें, मूवमेंट में और रेसिडेंस में। इसलिए इनके दोनों के क्या सेम है, वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, बोथ दिस केसेस दीज आर सेम। तो जैसे ही इसमें मैंने बताया मूवमेंट प्लस रेसिडेंस, तो राइट टू मूवमेंट है ना जो, दिस इज राइट टू मूवमेंट। और जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 19 के अंदर जितने सारे किसको अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन्स को, तो अगर इंडिया की सरकार भारत में फॉरनर्स को भगा दे यहाँ से, अगर उनको क्या कर देगी, भैया तुम जाओ तुम्हारे पासपोर्ट लेके भागो यहाँ से, तो दिस कैन बी डन बिकॉज दीज आर नॉट अवेलेबल टू फॉरनर्स। लेकिन अगेन एक चीज हो रहा है ध्यान में रखने की, और आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं है, बट अंडर आर्टिकल 14 सरकार का जो एक्शन है, दिस कैन बी चेक्ड। ये चीज ध्यान में रखनी है, समझ गए। तो वहां पे रीजनेबलनेस का जो क्राइटेरिया है ना, वो तो चेक करना ही पड़ेगा कोर्ट को, वो चेक कर सकती है सरकार, अगर आर्बिट्रेरी हुआ तो नहीं कर सकती, ठीक है। So that's why it is important to notice this thing. अब जैसे मूवमेंट का एग्जांपल लेता हूँ तुमको। अब मूवमेंट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब ये क्या बोला है भैया, जनरल पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब क्या, सबसे पहले तो ये देखेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब है इट हैज, even if it has tendency to cause not necessary actual इवेंट। क्या लिखा है मैंने लिखा है इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब है अगर किसी भी चीज में या किसी भी एक्शन में टेंडेंसी है, मतलब कि जरूरी नहीं वो एक्शन हुआ, लेकिन उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो उस एक्शन को कॉज कर सकता है, तब भी इस चीज को कंसिडर किया जाएगा। मैंने क्या कहने मतलब एग्जांपल से बताता हूँ तुमको, ठीक है। सपोज करो 10 लोग कहीं पे इकट्ठे हो गए, 10 पब्लिक, 10 लोग कहीं पे पब्लिक में इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो भाई होने तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है उनकी बातों से या फिर वो जो हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी बातों से या फिर जो उनकी मूवमेंट है उनको लग रहा है कि दिस विल कॉज द पब्लिक डिस्टर्बेंस, या पब्लिक ऑर्डर में कुछ पंगा हो सकता है। तो ये क्या है, क्या पब्लिक ऑर्डर में कुछ हुआ, नहीं हुआ अभी तक तो चल बातें चल रही है, लेकिन हाँ टेंडेंसी है, अगर टेंडेंसी है तो यस यू कैन पास एन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसी को बोलते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ। इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब है इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि वो चीज एक्चुअली में हुई है, लेकिन अगर टेंडेंसी है देन यस यू कैन पास दैट ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब इस इन द इंटरेस्ट ऑफ इसका मतलब समझ में आ गया भाई, टेंडेंसी होनी चाहिए। और क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सेकंड जो मतलब बताऊंगा इसका, किस चीज को हम बोलेंगे कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, तो भैया बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई एक चीज नहीं है कि ये इसको हम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बोलेंगे। तो जुडिशरी ने बता रखा जैसे डीपीएसपी में के अंडर कोई भी चीज की जाए तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मानी जाएगी, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक मानी जाएगी। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी मानी जाएगी, किस में मानी जाएगी, वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में मानी जाएगी, ठीक है। एंड अदर थिंग्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस बाय जुडिशरी। तो ये समझ गए, तो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन ये दो चीज पक्की है कि भैया डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के को पूरी करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करती है ना, तो उसको हम मान लेते हैं कि हाँ ये क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। समझ गए। अब इसका एग्जांपल से समझाता हूँ इसको।
अब सपोज करो देर इज ए पर्सन, एक गैंगस्टर है, ठीक है, दिस इज गैंगस्टर ए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ही हैज ए क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ किलिंग और मर्डरिंग सेवरल पीपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि दिस पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अनदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये भैया जा ही नहीं सकता, नहीं वहां पे, अगर वो जा नहीं सकता तो वहां पे रेसिडेंस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता ना, क्योंकि जब जाएगा तभी तो रिसाइड करेगा वहां पे। सो बोथ दीज राइट्स आर इम्पैक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो मुझे ये बताओ, क्या उस बंदे ने कोई क्राइम किया अब कि उसके बेस पे आप उसको रोक रहे? नहीं, आपने उसकी क्या हिस्ट्री के बेस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनल हिस्ट्री, यू आर टेकिंग एक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये गैंगस्टर ए डिस्ट्रिक्ट से बी डिस्ट्रिक्ट में चला गया तो वहां पे सपोज करो क्राइम कर दिया या फिर कोई इसने पब्लिक डिस्टर्बेंस कर दी, तो दिस विल डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर को ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आ गया ना ये, दोबारा से घूम फिर के ये पॉइंट, जनरल पब्लिक मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो भी क्या किस चीज में इंक्लूड कर लिया जाएगा? ये जनरल पब्लिक के अंदर, समझ गए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो जनरल पब्लिक का क्राइटेरिया है, दिस इज वाइड, नॉट ओनली कन्फाइंड टू डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसी चीज के लिए, इसी कारण जो गैंगस्टर है, इसकी मूवमेंट को क्या कर सकती है सरकार? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, सभी की नहीं, आम आदमी को नहीं रोक सकते, सिर्फ इस टाइप के कैटेगरी के पीपल को रोक सकती है, ठीक है। ये इसको डिपोर्ट कर सकते हैं, डिपोर्ट मतलब बाहर भेज दिया, या फिर एक्सटर्नमेंट बोलते हैं इसको, एक्सटर्नमेंट मतलब उसकी पूरी पूरी सर्वेलेंस रखेगी सरकार, उसको कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल क्लोज कस्टडी में रखा जाएगा उसको, ठीक है। तो इस टाइप की जो मूवमेंट उसको सरकार बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे उसने कुछ किया नहीं था, उसने ना कोई क्राइम किया, हाँ उसकी लेकिन हिस्ट्री क्या थी उसकी, उसका जो रिकॉर्ड था, पास्ट रिकॉर्ड, वो क्रिमिनल था। तो सिर्फ इस बेसिस पे कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सरकार ने क्या कर दी, उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज परफेक्टली वैलिड, दिस कुड बी डन, and it has also been done in the past by government in many states, so there's nothing new here। उसके बाद देखना है ये, तो मूवमेंट हो गया, तो रेसिडेंस तो साथ में ही चलती है ना, मैंने बताया था कि अगर आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो एज वेल एज इफ योर मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड देन योर रेसिडेंस आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा ही चीज है। अब जैसे यही देख लो, क्वारंटाइन किया था, ठीक है, अब कोरोना के टाइम पे था, कोविड-19 के टाइम पे था ना, जब जब कोविड-19 वायरस फैला था उस टाइम पे, तो लोगों को क्या घर से बाहर नहीं निकलने दिया भैया, सारे को घर में क्या कर दिया, आइसोलेशन। तो उन्होंने क्या कर दिया, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इज द कोविड लॉकडाउन। ये देख लो, कोविड लॉकडाउन क्या, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ राइट टू मूवमेंट। अब भैया एक बात बताओ, ये बंदा है, ठीक है, इसको आप जाने नहीं दे रहे बाहर, ये रोक दिया, इस बात की क्या गारंटी ये बंदा बाहर जाएगा और ये वायरस फैलाएगा? क्योंकि इसको वायरस तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन बट इट हैज टेंडेंसी, इसकी क्या है, टेंडेंसी है कि ये बाहर जाएगा, अगर इसको वायरस हो गया तो दूसरों को फैला, हाँ पॉसिबिलिटी है, बस यही पॉसिबिलिटी चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आप इसको जर्नल पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बोलोगे जी इसमें जर्नल पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ गया? आ गया ना भैया, डीपीएसपी देखो, डीपीएसपी क्या जर्नल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो ये जनरल पब्लिक में क्या है, डीपीएसपी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, और भी चीजें उसमें, लेकिन डीपीएसपी में ये चीज लिख रखी है कि टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ पीपल, यंग पीपल, चिल्ड्रन, एल्डर्स एक्सेट्रा। तो इस चीज को पूरा करने के लिए सरकार बिल्कुल लॉकडाउन कर सकती है, कंप्लीट लॉकडाउन कर सकती है, एंड दिस कंप्लीट लॉकडाउन हैज बीन डिक्लेयर्ड रीजनेबल बाय जुडिशरी, ठीक है। तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ भैया कंप्लीट लॉकडाउन जो है क्या है, रीजनेबल है। अब तुमको लगे या ना लगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कोर्ट ने बोल दिया रीजनेबल है तो है भैया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में ये लॉकडाउन लगा रखा था, तो दैट वाज एसेंशियल। इसी बेसिस पे
जो आर्टिकल 19 मूवमेंट है वो रोक दी जा सकती है। उसके बाद जैसे तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें यार, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है बिल्कुल, तो न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको जिस जो आर्टिकल 19 डी एंड ई से रिलेट होती है, ठीक है। इन सभी से रिलेट होती है ना, वो सारी चीजें मिल जाएगी। सपोज करो जैसे कि फॉर एग्जांपल वियरिंग हेलमेट्स। अब तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो भैया, ठीक है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले हेलमेट कहाँ पे है, तुम्हें बोला भाई हेलमेट नहीं है, तो बोलोगे तुम ये तो मेरा जो आर्टिकल 19 है, दिस राइट टू मूवमेंट, उसका वोलेशन है, दिस इज इलीगल, बट नाउ दिस इज नॉट इलीगल बिकॉज ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वियरिंग हेलमेट इज आल्सो जस्टिफाइड एंड आल्सो रीजनेबल, सो तुमको फाइन भरना ही पड़ेगा, देयर इज नो रेमेडी फॉर इट। अब इसमें अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, हम ध्यान से देखना है। अब इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, दिस इज राइट टू प्राइवेसी। अब तुम बोलो भैया राइट टू प्राइवेसी का है, तो आर्टिकल 21 का पार्ट है, नहीं, पूरा सुनो एक बार, उसके बाद पता चल जाएगा। दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। तो पहले क्या होता था, पहले का एग्जांपल बताऊं, पहले पुलिस क्या करती थी, सपोज करो देर इज अ पर्सन क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल है या फिर उसकी टेंडेंसी है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकता है या कर सकता है, तो सिर्फ शक के आधार पे पुलिस क्या करती थी, पुलिस में एक उसको बोलते थे कांस्टेंट सर्वेलेंस। कांस्टेंट सर्वेलेंस का मतलब क्या है भैया, उस पर नजर रखनी, मतलब उसके घर पे पूछना, ठीक है, उसके आगे पीछे, उस पर पूरा नजर रखते थे पुलिस वाले, वो क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है, उसके साथ मिल रहा है, तो सारी चीजें इसको बोलते थे कांस्टेंट सर्वेलेंस, ठीक है। कई बार इसको ये भी बोला जाता है डोमिसाइलरी विजिट्स। तो अब सोचने की बात ये है कि अगर पुलिस इसको क्या बार बार एक टाइप से इसको घर में पूछ रही है, बाहर जा रही है, तो इस बंदे के पास क्या हो गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो इस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से इट कैन नॉट मूव एनीवेयर, क्योंकि जहां भी जाएगा उसको पता है कि पुलिस कहीं ना कहीं पीछा करती हुई मिलेगी, तो उसको कांस्टेंट फियर है कि यार हर जगह जहां भी जाता हूँ, ये तो मतलब इसको बोलते हैं ना एक स्टाकिंग वर्ड है इंग्लिश में, स्टाकिंग, तो स्टाकिंग करती है पुलिस बार बार। सो अब सोचने की बात ये है कि ये जो चीज है ना, जो पुलिस, इसको बोलते हैं पुलिस सर्वेलेंस, येट वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था। अब देखो राइट टू मूवमेंट है ना, जो उसके अंदर हमको पता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के अंदर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने यही बताया, जो इस टाइप की मूवमेंट है ना, इस टाइप की, इसको शैडो मूवमेंट्स भी बोल देते हैं, शैडो मतलब परछाई की तरह पीछा करती है पुलिस, तो इस टाइप की शैडो मूवमेंट्स हैं, दीज कैन ऑब्वियसली अफेक्ट राइट टू मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये आपके राइट टू मूवमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। बट देर इज अ क्वेश्चन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है या फिर कोई क्रिमिनल है, गैंगस्टर टाइप है, जिसको सोसाइटी को जिससे खतरा है, तो उस केस के अंदर वो भी आपको पक्का पता होना चाहिए, देर इज शुड बी ए फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, तभी आप इस टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, शैडो मूवमेंट्स और ये मैंने बताया ना कांस्टेंट सर्वेलेंस, ओनली एंड ओनली देन, क्यों, क्योंकि इट इज रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सभी को नहीं, सभी लोगों को नहीं, लेकिन जिस जो क्रिमिनल है या कोई गैंगस्टर है या फिर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके बेस पे डिटरमाइन किया जाएगा, फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पे या पास्ट इवेंट्स के बेस पे।
तब आप उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। नहीं तो क्या हो जाएगा, राइट टू मूवमेंट का वोलेशन हो जाएगा। दिस इज नॉट अलाउडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज इट इज अल्ट्रा वायर्स। तो हैंस दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक केस था, वेरी फेमस केस, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975। तो इसमें जुडिशरी ने यही बताया कि यस, कांस्टेंट सर्वेलेंस बाय पुलिस is valid, but it should be performed cautiously। बहुत ही ध्यान रखना भाई, ऐसे नहीं कि किसी के पीछे लग गए, ठीक है, तो उस कोई गैंगस्टर होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, उसका पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस, ओनली देन यू कैन परफॉर्म दिस, ठीक है। अदरवाइज इट अफेक्ट्स राइट टू प्राइवेसी। समझे, इन्होंने क्या बोला, राइट टू प्राइवेसी, मतलब उसकी जो प्राइवेसी है पर्सन की वो अफेक्ट होती है। आप उसको बार बार के पीछे पड़े हुए, ठीक है, उसके हर उसकी एक्टिविटी पे, मूवमेंट पे नजर रख रहे हो, दिस इज नॉट राइट, हैंस दिस इज वोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो इसी बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है, इट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 19, ये कौन सा था, डी था ना ये, 1D प्लस आर्टिकल 21। लेकिन अगेन दिस इज राइट टू प्राइवेसी, इसको क्या कर सकती है सरकार, रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे कि इस केस में हमने बताया कि जो गैंगस्टर है ना, या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस बंदे की प्राइवेसी को आप ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। एंड और दूसरी, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया भी होना चाहिए, तभी आप उसकी प्राइवेसी को इम्पैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। नहीं तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई। तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ से आया, यहीं से आया, गोइंग स्टेट ऑफ एमपी, उसमें बताया कि constant surveillance by police is only valid if there is a criminal past record based on facts and evidence, otherwise it would hurt the privacy of a person and it is surely ultra wires। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो राइट टू प्राइवेसी सिर्फ आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(d), इसका पार्ट भी है, समझ गए। और ये बात तो पता ही होगी, अगर ये 19(1)(d) का पार्ट है तो ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। नाउ जो अगली चीज है, एक मिनट, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे हम, 19(1)(g), ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये देर का मतलब, दिस इज द फ्रीडम टू कैरी ऑन एंड ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन एंड द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। और इस साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, ऑफ कोर्स बताऊंगी, 19(6), ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहली जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जो स्टेट है कैन डिफाइन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर कैरिंग आउट
प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। ठीक है। सेकंड है स्टेट कैन completely or partially monopolize any ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन। ठीक है। तो मतलब ये मैंने जर्नल लैंग्वेज लिखी है, एग्जैक्ट लैंग्वेज बेयर एक्ट में दे रखी है, वो आप देख लेना एक बार। ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, मतलब कि देख ध्यान से समझो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है ये क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके। स्टेट कैन डिफाइन द टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक योग्य साथ में क्या है, कैरी आउट एनी स्टेट कैन मोनोपोलाइज पार्शियली और कंप्लीटली इन ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। ठीक है। तो ये है, और साथ में क्या दिया हुआ, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। समझ गए? मतलब कि भैया यू कैन ट्रेड कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कोई प्रोफेशन है ना, वो प्रैक्टिस करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करो। समझ गए? अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको। सपोज करो आपको लॉयर बनना है, आप बोल दो मुझे वकील बनना, हाँ तो वकील बनो, लेकिन उसके लिए आपके पास एलबी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर बनना है, बनो, उसके लिए एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है। सीए बनना है, उसके लिए आपको कोर्स पास करना पड़ेगा। तो दैट्स दीज आर द टेक्निकल क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड, जो कि किस में दे गया, 1906 में दे गया। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली दिक्कत है नहीं। तब उसके बाद देखेंगे हम, अब ये क्या सुविधा है, ट्रेड, बिजनेस, इसमें क्या क्या चीजें आती है, और ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। ठीक है। एक मिनट भाई, रुकना थोड़ा। हाँ, तो जैसे कि मैंने बता रखा है, शुरू में ही बताया था, दिस इज आवर जीनस एंड दिस इज आल्सो इन ब्रॉड एंड जनरल टर्म्स। तो इम्प्लाइड राइट्स है जो, वो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन या जुडिशरी ने टाइम टू टाइम डिफाइन कर रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जैसे ट्रेड है, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ऑफ कोर्स यू कैन कैरी आउट एनी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड यू आर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ 1906। ठीक है। तो उसमें एक तो रीजनेबलनेस, ये देख लिया हमने, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये आपको पता है। सेकंड जो है इसमें, वो है टू कैरी एनी प्रोफेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोफेशन। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि कोई भी प्रोफेशन करना है आपको, तो कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो सरकार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज आल्सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पार्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है मोनोपोलाइजेशन, मतलब सरकार चाहे तो मोनोपोलाइज कर सकती है। अब ये चीज देखनी है हमको, इसका मतलब क्या है। तो क्या अगर स्टेट यहाँ पे बोल रही है कि स्टेट कैन मोनोपोलाइज, तो उसका मतलब क्या ये है कि सरकार मोनोपोलाइज कर सकती है? ठीक है, ये देखेंगे हम। उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको, जो ये राइट टू कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन है, दिस इज बता दिया जीनस है, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लिसिट राइट, एंड अंडर दिस इम्प्लाइड राइट्स आल्सो डिफाइंड। तो इसके अंदर इम्प्लाइड राइट्स कौन कौन से आ गए, इसमें बहुत सारे, ध्यान से देखना। इसमें जैसे कि आप भैया मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज आ सकती है इसमें, एंड हैंस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल। जैसे कि अब ठीक है, शॉपकीपर है कोई, और उसमें जैसे कि कोई मोटर व्हीकल लाइन, ठीक है, कोई मोटर व्हीकल चला रहा है, ठीक है, या फिर कोई रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा पुलिंग, ये सारी क्या है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 19(1)(g। उसके बाद जैसे कि सेलिंग मीट,
और नॉन वेजिटेरियन फूड्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये मतलब कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सभी किस चीज का पार्ट है, दिस आर आल्सो पार्ट ऑफ 19(1)(g), ठीक है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, दिस आर पार्ट ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रीट हॉकिंग, जैसे ये आते हैं ना फेरी वाले, ठीक है, ये ले लो फलाना ले लो टिमकाना, सब्जी बेचने वाले, तो उसको स्ट्रीट हॉकिंग बोलते हैं। सो इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ये सभी किसके अंदर आती है हमारी, दीज आर ऑल अंडर आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर। अब तुमको ये बात तो पता चली कि ये चीजें है जो ये सारी किसके अंदर आती है, 19(1)(g) के अंदर आती है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर वाली एक्टिविटी सारी आती है। क्या चीजें इसके अंदर नहीं आती भैया, what does it include and what does not it include, क्या नहीं आती इसके अंदर, जैसे लीकर ट्रेड, दारू बेचना। बहुत सारे सोचेंगे दारू बेचना नहीं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर राइट टू कैरी ऑन ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है ना। कभी सोचते हो कि लीकर बेचना हमारा फंडा, नो, दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अब सारी डिटेल डिस्कस करूंगा कि अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तब भी लोग कैसे बेच रहे, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डिस्कशन, ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये भी नहीं है, और क्या नहीं है भाई, जैसे बैटिंग करना, ठीक है, सट्टा लगाना प्लस गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग, ये भी नहीं है, दिस इज प्राइस चिट्स, ये सारे कम से कम स्पेकुलेशन पे बेस्ड है ये सारी एक्टिविटीज, तो ये कोई सा भी इनमें आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। देन अडल्टर्ड फूड बिजनेस, ठीक है, नकली खाने का सामान बेच रहे, दिस इज आल्सो नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। और दैट इज मनी लैंडिंग इन विलेजेस। अब जैसे ये आड़ती साहूकार होते थे ना पहले गांव में, तो ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, तो उस टाइप की एक्टिविटी क्या है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ 19(1)(g)। अब इसका मतलब ये नहीं है मनी लैंडिंग में तो भी ये बैंक भी आते, कभी ये सोच लो कि बैंक इसके अंदर इंक्लूड, नहीं नहीं, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जो गांव में होती थी ना पहले, एंशिएंट प्रैक्टिस थी, उससे रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। तो इसी टाइप की कुछ एक्टिविटीज है, तो ये सारे भैया 19(1)(g) के अंदर नहीं आती, ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है, ये चीजें आती है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और उस चीज को समझना, ठीक है। तो मैंने बता दिया एक्सप्लिसिट, तो उसमें दे रखा है, इसके अंदर देखो ये क्या आ गया, मोटर व्हीकल फ्लाइंग आ गया, रिक्शा आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये बात आपको पता भी चल गई होगी अब तक, इतनी बार बता दी मैंने, लेकिन मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये बात रट जाए, बिल्कुल आपके अंदर समा जाए ये चीज, ठीक है। तो मैंने बताया कि मैनी एक्टिविटीज हैंस वेरी कंप्रहेंसिव, मोटर व्हीकल फ्लाइंग, ऑफ कोर्स रिक्शा पुलिंग, ये क्या है, सारे 19(1)(g) का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ 19(1)(g)। इसका मतलब क्या है, दिस कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड। क्या सरकार कल को बोल सकती है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दे कल को, भैया कोई मोटर व्हीकल नहीं चलाएगा, कोई रिक्शा पुलिंग नहीं कर, पूरे इंडिया के अंदर बैन कर दी रिक्शा पुलिंग, कैन दिस बी पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपका फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन है। हाँ, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसे ये बोल दे कि आपको रिक्शा पुलिंग है जो मान के चलो इस बिल्डिंग के पास नहीं करनी, या फिर जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा, वहां पे आप रिक्शा पुलिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट क्रिएट्स पब्लिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हाँ, इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकते हो आप, बिकॉज इट कैन बी जस्टिफाइड अंडर पब्लिक ऑर्डर और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये बिल्कुल जस्टिफाइड की जाए। लेकिन एज ए एक्टिविटी ऑफ रिक्शा पुलिंग, कैन यू कंप्लीटली एलिमिनेट दिस, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अंडर द आर्टिकल 19(1)(g), आपको फंडामेंटल राइट है। हाँ, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कुछ एरिया में। ऐसे ही सेलिंग मीट, क्या आप पूरे मीट सेलिंग को कंप्लीटली बैन कर सकते हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है भैया, मीट सेलिंग को आप कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कर दिया तो ये क्या 19(1)(g) का दिस इज द वोलेशन। हाँ, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो इस पर, कैसे, जैसे कि कोई मंदिर है मान के चलो, ठीक है, मंदिर हो गया या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके आसपास बोल सकते हो कि हाँ इस जगह पे आप मीट सेलिंग नहीं कर सकते बिकॉज, तो ये जो चीज है ना, ये किस लिए की गई है,
बैन कर दी गई है, मान के चलो मंदिर के आसपास मीट सेलिंग, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, इसलिए उस एरिया के आसपास मीट बैन कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे मीट बैन करने का मतलब हर जगह बैन है, नो दिस इज नॉट द केस। ठीक है, तो ये चीज समझने की चीज जरूरी है। ऐसे स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली इस एक्टिविटी को बैन नहीं किया जा सकता। कल को सरकार ये नहीं बोलती पूरे इंडिया के अंदर जाओ मीट सेलिंग, कोई मीट नहीं बेच सकता कहीं पर भी। दिस इज टोटली अल्ट्रा वायर्स। क्यों? क्योंकि क्यों होगा ये? सोचने की बात है ना, कैसे हो सकता है ये चीज? देखो, कंप्लीट बैन कर दिया ना उन्होंने, क्या कर दिया? कंप्लीट बैन कर दिया इंडिया के अंदर मीट सेलिंग। तो इससे क्या होगा सोच के देखो। इन्होंने सरकार ने बोला कि हमने किया है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, बिकॉज इट इज गिवन इन द डीपीएसपी। ठीक है, ये कर दिया, लेकिन ये जो है ना रीजनेबल का क्राइटेरिया, ये तो फुलफिल नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि ये क्या है? ऑक्यूपेशन, और आप इसको कंप्लीट बैन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अगेंस्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, आप कुछ एक एरियाज के अंदर, कुछ एक सिचुएशन के अंदर, कुछ एक कंडीशन के अंदर बैन कर सकते हो। जैसे कई बार जैसे कुंभ का मेला होता है मान ले हरिद्वार में, ठीक है, फिर कोई नवरात्र के टाइम पे किसी सिटी के अंदर बोल दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर या फिर इस प्लेस के आसपास आप मीट सेलिंग नहीं कर सकते या स्लोटर नहीं कर सकते, दैट इज वैलिड, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन एज ए एक्टिविटी, एज ए कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ मीट सेलिंग यू कैन नॉट बैन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे स्ट्रीट हॉकिंग का भी है। ठीक है, ये जो फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले, ये सब्जी बेचते हैं, तो ये नहीं है भैया कि इनको ये बोल दो कि है ना बेचनी नहीं, दिस इज कम्प्लीटली लीगल। हाँ, बट ये बोल सकते हो कि आपका ये टाइमिंग है, इस जगह पे कर सकते हो, इस जगह पे नहीं कर, दिस इज परफेक्टली लीगल। ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद है, अब ये चीज देख, नेक्स्ट है लीकर ट्रेड। अब लीकर ट्रेड में क्या, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ 19(1) जी। अगर इसका पार्ट नहीं है तो सरकार क्या है, कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। लेकिन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर प्रोविजन है उसके अंडर तो आ गया ना फिर ये लीकर ट्रेड है जो। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो दारू बेचना या लीकर में ट्रेड करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो सरकार चाहे तो इसको क्या कर सकती है, दिस इज कम्प्लीटली बैन कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है। और ये रीजनेबल भी है। किसके अंडर रीजनेबल है ये? क्या 19(1) 19(6) के अंदर रीजनेबल है? नहीं, 19(1) 6 के अंदर रीजनेबल नहीं है, ये रीजनेबल है अंडर आर्टिकल 14। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। और एक टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस में मैंने बताया था ना, डीपीएसपी का भी फंडा होता है। अगर कोई सरकार रूल लेके आती है जो किसको फॉलो करता है, डीपीएसपी को, तो उस केस में वो क्या है, वैलिड है। उस केस में वो चीज क्या है, वैलिड है। जैसे एक डीपीएसपी ये बोलता है ना कि सरकार जो ड्रग्स है, ठीक है, और एनिमल्स है, उसकी हम हस्बेंड्री को, साइंटिफिक एग्रीकल्चर उसको प्रमोट करती है, तो उस बेसिस पे भैया सरकार चाहे तो कर सकती है। ठीक है, ड्रग्स को प्रमोट नहीं करना है, लीगल ट्रेड को प्रमोट नहीं करना, तो उस बेस पे बिल्कुल टोटली बैन कर सकती है लीगल ट्रेड को, ये सरकार की मर्जी है। लेकिन सरकार ने नहीं किया, उस ये अपने उनके रीजन है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकार रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो किसमें, लीगल ट्रेड में। सो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट बैन दिस लीगल ट्रेड। अदरवाइज सरकार चाहे तो बिल्कुल बैन कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही ये बैटिंग है, गैम्बलिंग है, सेम सेम प्राइस चीट्स हो गया, अडल्ट्रेशन, ये सभी भैया ये सारे के सारे 19(1) जी के बाहर है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14। ठीक है, तो ऐसे इसको बैन किया जा सकता है। तो सेम फंडा जैसे लीगल ट्रेड पे अप्लाई होता है ना, इन पे बैटिंग है, प्राइस चीट्स पे, मनी लैंडिंग एक्टिविटीज, इन पे अप्लाई होता है। जैसे सरकार ने इसको बैन कर रखा है, ठीक है, टोटली बैन कर रखा है, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी अलाउड है। लेकिन सरकार को इसने बैन नहीं किया, कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं बैन नहीं किया? क्योंकि इससे सरकार को टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट बैन दिस लीगल ट्रेड। लेकिन इसको बैन कर दिया बिकॉज इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है, दिस नो नथिंग बेनिफिट, ओनली लॉस। सो अगेन, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए ना आपको। तो अगेन घूम फिर के फंडा इसी पे आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, जब वो आर्टिकल 19(1) का पार्ट होगा। ठीक है, अगर इससे बाहर है तो आर्टिकल 14 पे भी टेस्ट किया जा सकता है, ये इसकी कोई ये नहीं है कि कहीं, तो आर्टिकल 14 का भी टेस्ट पास करना होगा, वो 19(1) के बाहर है। समझ गए ये चीज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको नहीं पता इन बातों का, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसे भी होता है ये चीज। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें, सपोज करो
नाउ सपोज, तो इसमें दिया हुआ जैसे फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू प्राइवेट फर्म्स आल्सो। ठीक है, तो प्राइवेट फर्म्स को भी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। और साथ में हमारे पास एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये दिए गए कि सरकार मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। स्टेट कैन क्रिएट मोनोपोली आइदर पार्शली और फुली, आइदर पार्शली और फुली। अब सोचने की बात ये, अगर इनको ये फंडामेंटल राइट है ट्रेड का, ठीक है, और सरकार मोनोपोली कर सकती है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो क्या कैन गवर्नमेंट टोटली एक्सक्लूड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम बिजनेस इन कमोडिटीज और एनी एरिया। तो क्या सरकार किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या किसी एक इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट बिजनेस को ये बोल सकते हैं कि तुम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते? कैन दिस बी पॉसिबल? बताओ, कैन दिस इज पॉसिबल? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यस या नो नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट नीदर यस नीदर नो, इट एक्चुअली डिपेंड्स। समझ रहे हो? ये डिपेंड करता है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज करो जैसे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, और ये होगा इस साइड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, ये गवर्नमेंट होगी। सपोज करो एक हमारा बिजनेस है, दिस इज ए बिजनेस रिलेटेड टू फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स है, फ्रूट से रिलेटेड बिजनेस है। अब सरकार ये बोल सकती है क्या प्राइवेट सेक्टर को, नहीं तुम्हें फ्रूट का जो बिजनेस है इसमें नहीं करना, सिर्फ हम करेंगे, वी हैव कंप्लीट मोनोपोली ऑन इट, 100% मोनोपोली हमारी, ओनली सरकार, ओनली गवर्नमेंट कैन टेक पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑफ फ्रूट्स। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तो डिपेंड करता है कंसर्न रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इस चीज पे डिपेंड करता है, क्या ये जो फ्रूट की सेलिंग है, फ्रूट का बिजनेस है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है? अब बोलोगे तो नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है। कि सरकार अगर फ्रूट्स पे मोनोपोली कर ले तो इससे कुछ सरकार का इंटरेस्ट होगा? अगर होगा भी तो वो ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि हाँ ये होगी या ना होगी। अगेन ये भी प्रूव हो जाए कि हाँ ठीक है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, फिर उसके बाद ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा आपको रीजनेबलनेस का, कि हाँ ठीक है अगर मान के चलो फ्रूट्स का ट्रेड अगर जनता के हित में भी है ना, तब भी आप जरूरी थोड़ी है कि 100% मोनोपोली करो। दिस इज नॉट नेसेसरी बिकॉज 100% मोनोपोली अमाउंट्स टू अनरीजनेबलनेस। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, पार्शियल मोनोपोली कर सकते हो ना, 60% आपके पास रखो, 40% इनको दे दो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट भी पास हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ दूसरा, दो चीजें लेता हूँ मैं। एक तरफ तो लिख दिया मैंने एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटी, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने डिफेंस रिलेटेड थिंग्स। अब जो ये दोनों इंडस्ट्री है, दिस इज, अब सरकार मान के चलो दोनों इंडस्ट्री है ना, सपोज करो दिस इज इंडस्ट्री 1, दिस इज इंडस्ट्री 2, तो गवर्नमेंट चाहे तो भैया 100% क्या इस पे कंट्रोल कर सकती है, सेकंड 100% क्या इस पे कंट्रोल कर सकती है? अब तुम बोलोगे हाँ 2 टेस्ट पास करने होंगे, कर सकती है। कौन कौन से? पहला तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दूसरा रीजनेबल होना चाहिए। 2 चीजें हो गई। तो ये टेस्ट तो ठीक है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, मान के चलो हाँ डिफेंस का सेक्टर है भैया, मान के चलो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं जानी चाहिए चीजें, सरकार के हाथ में होनी चाहिए, बिकॉज डिफेंस इज रिलेटेड टू अवर एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज वो होगी जो हमारे ग्रेन्स हो गए, जैसे गेहूं है, चावल है, ये दालें होगी। कई बार हो जाता है ना फेमाइन की कंडीशन में चीजें शॉर्टेज हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर सरकार चाहे तो
मोनोपोली कर सकती है, तो ये भी मान के चलो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। लेकिन चक्कर पता क्या, चक्कर क्या पड़ेगा यहाँ पे, अब ये दोनों टेस्ट तो पास कर दिए इसने, जनरल पब्लिक वाला, एक सॉरी ये वाला टेस्ट, तो ये रीजनेबल वाला इसमें इसमें पंगा है। इसमें क्या पंगा है, अब सोचने की बात देखो, जो डिफेंस वाला है ना, इसकी 100% मोनोपोली करना, दिस इज रीजनेबल। ये क्या है, ये तो रीजनेबल है। क्यों रीजनेबल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं चाहते हम कि हमारी डिफेंस सेक्टर है, ये चीज है, क्योंकि इससे क्या, इससे थ्रेट हो सकता है कि ये अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपनी टेक्नोलॉजी बेच दे, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको दे दे किसी दूसरी कंट्री, तो ये क्या देश के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 100% मोनोपोली करना, प्राइवेट सेक्टर को टोटली हटा देना इस सेक्टर से, ये रीजनेबल माना जा सकता है। लेकिन इस सेक्टर में क्या है, असेंशियल कमोडिटी सेक्टर में, क्या ये रीजनेबल है कि 100% सरकार की मोनोपोली हो जाए इस पे। एसेंशियल कमोडिटी में ग्रेन्स आ गए, ठीक है, पल्सेस आ गए, तो ये नहीं है भैया, क्योंकि असेंशियल कमोडिटीज प्राइवेट सेक्टर भी इसमें कर सकती है। अगर इस पे 100% के सरकार का मोनोपोली हो गया ना, तो ये जरूरी नहीं कि रीजनेबल हो, दैट्स वाई इट इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल क्यों है, बिकॉज इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है ठीक है। तो अगेन वही बात आ गई ना, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस ना। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, लेकिन एक केस में तो क्या है, ये डिसीजन रीजनेबल है, यहाँ तो रीजनेबल है, यहाँ पे क्या है अनरीजनेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अगर पूरी तरह मोनोपोली करेगी ना, और प्राइवेट सेक्टर को टोटली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट रीजनेबल बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो टेस्ट ऑफ डायरेक्ट नेक्सिस विद द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव तो ये करना है ना भैया कि जो ये जितनी भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है इनकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। लेकिन इससे प्राइवेट सेक्टर को एक्सक्लूड करके इससे मतलब कैसे आप इंश्योर करोगे कि अवेलेबिलिटी बनी रहे, इसका तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो उसका डायरेक्ट नेक्सिस है ही नहीं, तो ये जो टेस्ट है ये फेल हो गया ना इसमें। डायरेक्ट नेक्सिस विद द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ये वाला टेस्ट भी पास होना चाहिए, तो इस केस में ये टेस्ट फेल हो गया। इसके फेल होने की वजह से सरकार 100% मोनोपोली नहीं कर सकती, तो इसको क्या है, सरकार को पार्शियल मोनोपोली का ही राइट मिलेगा, ठीक है। तो पार्शियल मोनोपोली ही कर सकती है बिकॉज ऑफ रीजनेबल टेस्ट ऑफ डायरेक्ट नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। और इस केस में क्या है, इस केस में कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दिस इज रीजनेबल, ठीक है। तो रीजनेबल का टेस्ट यहाँ पे पास और यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे सरकार कंप्लीट मोनोपोली नहीं कर सकती, यहाँ पे कर सकती है। तो ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझनी आपको, ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, भैया दोनों जनरल पब्लिक में, फिर एक में मोनोपोली कर ली, एक में कैसे नहीं गिरी, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये हो सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा आर्टिकल 19(1)जी, इसके मैंने सारे बता दिए, ये पूरा 19 आर्टिकल 19 कंप्लीट होता है, और आर्टिकल 19 के बाद नेक्स्ट जो है 20 शुरू करेंगे। और मैंने हाँ भाई पहले ही बता दिया, अगर आगे बढ़ने से पहले जो पहले कराया ना मैंने 14 से 18 लगे, वो जरूर देखना आपको, क्योंकि अगर वो नहीं देखे तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो 19 बताया ना मैंने, उसमें बहुत सारी चीजें रिपीट की है आर्टिकल 14 वाले, जो आर्टिकल 14 में चीजें थी बहुत सारी मैंने 19 में रिपीट करे, जो रीजनेबलनेस है पर्टिकुलरली। तो ये चीज देखनी, अगर किसी को समझ में ना आए रीजनेबलनेस वाला फंडा क्या है, तो इसमें जरूर देखना है आर्टिकल 14, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली बार डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही तक था बस, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद जस्ट यू हैव टू रीड द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। कोई सा एक न्यूज़पेपर पढ़ लेना, उसमें अपडेट आती रहेगी सारे साइड बाय साइड, और उसमें फालतू चक्करों में नहीं पढ़ना कि ये जजमेंट में ये बोले, ये नहीं, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। अनलेस और अनटिल की कोई बहुत ही खतरनाक चेंज कर दिया उस गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो इतना जजमेंट के पीछे मत पड़ना, जो जरूरी चीज थी वो मैंने बता दी, ठीक है। अगर कोई नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट या जुडिशरी कोई नया आर्टिकल इंटरप्रेट, सॉरी नया राइट इंटरप्रेट कर देती है, मान के चलो इसी के अंदर, जैसे आर्टिकल 19 में ही कोई नया आर्टिकल डाल देती है भाई, राइट टू दिस, राइट टू दिस, तो वो चीज देख लेना आप, उसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। जो जरूरी था मैंने बता दिया, बेसिक फंडा था, और बाद इसके बाद सीधा न्यूज़पेपर से ही हेल्प मिलेगी।
तो नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर आर्टिकल 20। ठीक है।